गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबके लिए। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो क्या चल रहा था इसमें? हमने इतिहास की परिभाषाएं आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। मैं बढ़िया हूं, आप बताइए। इतिहास की परिभाषाओं पे हमारी बात हो चुकी थी। इतिहास की परिभाषाओं के बाद में इतिहास के प्रकार क्या होते हैं, इतिहास के घटक क्या होते हैं, इस पे हमें चर्चा करनी थी। इसमें इतिहास के घटक मैं आपको समझा चुका था। आज हम बात करेंगे इतिहास के प्रकार को लेकर के, कि इतिहास के कितने प्रकार होते हैं। इतिहास के 4 अंग होते हैं या 4 घटक होते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। आज हेडिंग बनाइएगा इतिहास के विभिन्न प्रकारों को लेकर। इतिहास के विभिन्न प्रकार, अर्थात हमें यह समझना होगा कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे सांस्कृतिक इतिहास पर। जैसे कि हम हमारी सभ्यता या संस्कृति की बात करें तो सिंधु घाटी हमने सबसे पहले देखी, और सिंधु घाटी के बाद हम उस सभ्यता में से जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो उस पुरानी चीजों को जब पढ़ रहे हैं तो वो सांस्कृतिक इतिहास हो गया। कोई रीति रिवाज ले लिया हमने, संस्कार ले लिए, वहाँ की शिक्षा ले ली, वहाँ का साहित्य ले लिया, कोई मनोरंजन का साधन है, वो सब क्या होता है, उस सांस्कृतिक इतिहास के तहत उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसी संस्कृति के रीति रिवाज, संगीत, शिक्षा, साहित्य आदि का अध्ययन सांस्कृतिक इतिहास में आता है। किसमें आता है? सांस्कृतिक इतिहास में आता है। सेकंड नंबर लिखेंगे सामाजिक इतिहास। आपको मैंने एक बात बताई थी, इतिहास स्वयं में सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इतिहास स्वयं में सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक इतिहास, के साथ साथ मनुष्य के क्रियाकलाप, उसका पारिवारिक जीवन, आदि का
अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इतिहास को ट्रेवेलियन ने लोकप्रिय बनाया। सामाजिक इतिहास को ट्रेवेलियन ने लोकप्रिय बनाया। सही चल रहा है क्लास मेरे हिसाब से तो। अभी देखिए क्लास आ गई क्या? चलिए, सामाजिक इतिहास को ट्रेवेलियन ने लोकप्रिय बनाया। कोई एरर था, मैंने रिफ्रेश कर दिया है, अभी आ जाएगा। सामाजिक इतिहास को ट्रेवेलियन ने लोकप्रिय बनाया। लिखिए फटाफट। सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और रिक्रिएशन ऑफ इन हिस्ट्री रिक्रिएशन ऑफ इन हिस्ट्री, ये क्या है? ये ट्रेवेलियन की फेमस किताबें हैं। दोनों ही जीएम ट्रेवेलियन की प्रमुख किताबें हैं। ठीक है ना? रिक्रिएशन ऑफ इन हिस्ट्री। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं आर्थिक इतिहास की। आर्थिक इतिहास क्या होता है? तो 19वीं शताब्दी को आर्थिक इतिहास के विकास का समय माना गया है। क्या माना गया है? 19वीं शताब्दी को आर्थिक इतिहास के विकास का समय माना गया है। कार्ल मार्क्स जैसे इतिहासकार हुए थे 19वीं शताब्दी में। आर्थिक इतिहास के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक इतिहास के अंतर्गत आर्थिक इतिहास के अंतर्गत
किसी समाज की आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। कई बार किसी समाज, राज्य या देश के उत्थान एवं पतन में भी आर्थिक योगदान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपने मौर्य काल के पतन के लिए कई विद्वानों के मत सुने होंगे, समझे होंगे, जो मौर्यों की अर्थव्यवस्था का गड़बड़ा जाना मौर्यों के पतन के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि उस समय उन्होंने पहली बार अपने जीवन में एक विस्तृत नौकरशाही डेवलप कर ली थी और इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े नौकर चाकर थे, सबको सैलरी सिस्टम पे लगाया गया था। तो लोगों को कीमती वस्तुएं तक उत्तरकालीन जो थे मुगलों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जो मौर्य सम्राट अशोक के बाद के जो मौर्य थे, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, उनके साथ में ऐसी कंडीशन हुई थी कि उन्होंने भी अपने कीमती सामानों को बेच करके लोगों की सैलरी जो है वो पे की थी। तो ऐसी स्थिति होती है। ये हमारे परिवार आज अपने ऊपर ही देख लें, एक व्यक्ति का उत्थान हो जाता है पैसे से, उसका पतन हो जाता है बिना पैसे के। हमारे परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, राज्य की स्थिति, देश की स्थिति सब डिपेंड करती है इन पे। लिखिए फटाफट आप, डन हो जाए तो मुझे बताइए। मोस्टली किताब सबको मिल गई होगी। आ जाएगा, सबका आ जाएगा, सबका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स द्वारा आर्थिक इतिहास की व्याख्या ने समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया। समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया। समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया। औद्योगिक क्रांति जैसी घटनाओं से
आर्थिक इतिहास का महत्व और भी बढ़ गया, और भी बढ़ गया। आर्थिक इतिहास का महत्व और भी बढ़ गया। आर्थिक इतिहास पर एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन जैसी बुक लिखी थी। इसी पर रजनी पाम दत्त ने आज का भारत अर्थात इंडिया टुडे जैसी बुक लिखी। सीआर दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द, पूरा नाम लिख लेते, विक्टोरियन एज। इसके अलावा दादा भाई नेहरूजी ने द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी। लिखिए फटाफट, इसको चेंज करेंगे। डीएन झा द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो था इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इन अर्ली इंडिया। डीएन झा द्वारा इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इन अर्ली इंडिया जैसे ग्रंथ लिखे गए, ठीक है ना, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्थिक इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के कई प्रकार होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। तीसरे नंबर पे हमने लिखा था शायद ये, मेरे हिसाब से हाँ चौथे नंबर पे लिखेंगे।
धार्मिक इतिहास। चौथे नंबर पे लिखेंगे हम लोग धर्म मानव को नैतिक रूप से संतुलित करता है। धर्म मानव को नैतिक रूप से संतुलित करता है। भारत के द्वारा आध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में शुरू से ही विश्व का नेतृत्व किया गया। विश्व का नेतृत्व किया गया। बोतल होगी ना वो। चौथी स्लाइड चल रही है बेटा, ये उस हिसाब से देख लो। एक पेज छोड़ दो, 4 स्लाइड आप कितने में लिख लेते हो? यूरोप में पुनर्जागरण काल जैसा समय धार्मिक इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। इसमें भी क्या है, देखो अब मैं अगर इसको पूरा लिखूंगा एक एक करके तो टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा आपने लिख दिया, थोड़ा बता दिया, थोड़ा मैं बोल दिया करूं, आप लिख लें, तो वो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो और जल्दी हो जाएगा। अब लेकिन उस परिस्थिति में फिर आपको वही है कि भाई लिखने के बाद आपको पूरा टॉपिक होने के बाद मेरे को पीडीएफ देनी पड़ेगी। आप में से ये जिम्मेदारी कौन लेता है बताइए कि हाँ सर पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो फिर मुझे ये रोज वाली पीडीएफ अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा क्या है, जैसे मान लो जो बोर्ड का वर्क है मैक्सिमम वो तो अपन बोर्ड पे करेंगे ही करेंगे। और अगर कुछ ऐसा है कि थ्योरी में अपने को लैंग्वेज में लिखनी है कुछ चीजें, तो फिर अगर अपन बोल देते हैं और आप अगर नोट कर लेते हो, तो वो चीजें जो है क्या है, थोड़ा सा अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर देंगी। आपको नोट्स ही तो तैयार करने हैं, चीजें समझनी है। अपन व्याख्यान दे लेंगे पूरे लेक्चर पे। अच्छा चलो ठीक है वर्षा, ठीक है आपने ले ली जिम्मेदारी पीडीएफ के लिए, तो फिर अपन बोल दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए, 5वें नंबर का। 2-4 दिन तो अपन कर लेते हैं इसको। अगला लिखिएगा विचारों का इतिहास। विचारों का इतिहास आरजी कॉलिंगवुड ने समस्त इतिहास को विचारों का इतिहास कहा है।
इतिहास के प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, बोलना तो यहाँ भी पड़ता है साथ साथ। विचारों का इतिहास, आरजी कॉलिंगवुड ने समस्त इतिहास को विचारों का इतिहास कहा है। अर्थात इतिहास में घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन घटनाओं के पीछे विचार महत्वपूर्ण होते हैं। भाई मैं ऐसा थोड़ी है कि बोलता नहीं हूँ, लिखता ही जाता हूँ। बोलना तो मुझे उतना ही यहाँ भी पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा 6वें नंबर पे देखेंगे हम लोग स्थानीय इतिहास। स्थानीय इतिहास किसी भी राष्ट्रीय इतिहास के निर्माण में क्षेत्रीय एवं स्थानीय इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लिखिए, नोट करिए फटाफट। क्षेत्रीय इतिहास वर्तमान में इस प्रकार के इतिहास लेखन पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार के इतिहास लेखन पर काफी जोर दिया जा रहा है। लिखिए जल्दी से। 8वें नंबर पर लिखो राष्ट्रीय इतिहास किसी देश का संपूर्ण इतिहास राष्ट्रीय इतिहास कहलाता है। किसी देश का संपूर्ण इतिहास राष्ट्रीय इतिहास कहलाता है। देश की अखंडता को
बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नौवें नंबर पे लिखेंगे हम लोग विश्व इतिहास। सभी उत्तम कृतियां विश्व इतिहास हैं। ये जी.आर. एल्टन का कथन था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सभी उत्तम कृतियां क्या है, विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास की रचना का समय श्रेय सर्वप्रथम वॉल्टर रैले, किसको जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वॉल्टर रैले को दिया जाता है। वॉल्टर रैले को दिया जाता है। H.G. वेल्स ने विश्व इतिहास पर एक बुक लिखी थी और इनकी बुक का नाम हुआ करता था आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। इसी तरीके से टॉयनबी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी इतिहास पर। टॉयनबी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी। ये बुक 12 खंडों में थी। इसका नाम था स्टडी ऑफ हिस्ट्री। स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखिए फटाफट से। हो गया। विश्व का प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस। विश्व का प्रथम इतिहासकार कौन हो जाएगा, हेरोडोटस। इसका जन्म लगभग 480 या 484 ईसा पूर्व के आसपास
एशिया माइनर एक स्थान पड़ता है हेलिका नेरस, यहां पर हुआ था। सब आएगा बेटा अगले एग्जाम में, यहीं से सब कुछ। हेलिकार नेसस, हेलिकार नेसस में हुआ था हेरोडोटस का जन्म। सर्वप्रथम इसने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हम जानते हैं कि हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है शोध या गवेषणा। जिसका अर्थ है शोध या गवेषणा। हेरोडोटस द्वारा 430 ईसा पूर्व के आसपास द हिस्ट्रीज नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस बुक को द हिस्टोरिका, द इंक्वायरीज, द रिसर्चेज आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है, लिखिएगा फटाफट से। हेरोडोटस विश्व का पहला इतिहासकार था जिसने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव डाली।
जिसने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव डाली, यही वह प्रथम व्यक्ति है जिसने इतिहास की सामग्री का संकलन किया या फिर वास्तविक संकलन किया, सामग्री का व्यवस्थित संकलन किया। वो झूठा था या सच था, वो बात अलग है। संकलन, सामग्री का व्यवस्थित संकलन किया। रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा इसे इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। अन्य महत्वपूर्ण बातें, हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया, फिर भी उसने भारत के बारे में लिख दिया। अतः हेरोडोटस का इतिहास वैज्ञानिक इतिहास की श्रेणी में नहीं आता। वैज्ञानिक इतिहास की श्रेणी में नहीं आता। लिखिए यहां तक। सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास का संकलन थ्यूसीडियस के माध्यम से किया गया। थ्यूसीडियस या थ्यूसीडाइस। इस आधार पर थ्यूसीडियस को वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहते हैं। थ्यूसीडियस को वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहते हैं।
हाँ बेटा, इस सबसे बड़ा झूठा भी यही माना गया है ना। यस। जबकि इतिहास का प्रवर्तक हीगल को माना गया है। हीगल को माना गया है। हीगल ने हीगल ने सर्वप्रथम भारतीय समाज को गतिहीन एवं मूक बधिर की संज्ञा दी है। एवं मूक बधिर की संज्ञा दी है। हीगल के लिए लिखेंगे ऐसा। सबाल्टर्न इतिहास का जनक भारत में रणजीत गुहा को माना गया है। रणजीत गुहा को माना गया है। सांप्रदायिक इतिहास का जनक जेम्स मिल को माना जाता है। लिखिए यहां तक फटाफट। हो गया। क्योंकि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन तीन खंडों में किया। नंबर एक, हिंदू काल। नंबर दो, मुस्लिम काल। और नंबर तीन, ब्रिटिश काल। यहाँ जेम्स मिल का
तात्पर्य हिंदू काल प्राचीन काल से था, जबकि मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल का संबंध क्रमशः मध्यकाल एवं आधुनिक काल से था। आधुनिक काल से था। अन्य इतिहासकारों ने जेम्स मिल के इस विभाजन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पहली बात तो प्राचीन काल में हिंदू शब्दावली ही मौजूद नहीं थी। दूसरा, मुस्लिम काल में ना समस्त जनता शासक एवं शासित मुस्लिम थे, इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार बताना लिख लें तो, इसी प्रकार लिख लिया। इसी प्रकार ब्रिटिश काल में भी क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव था। इसके अलावा इस काल विभाजन से सांप्रदायिकता का बोध होता है। इसी कारण जेम्स मिल को जेम्स मिल को
सांप्रदायिक इतिहास लेखन का जनक कहते हैं इनकी प्रसिद्ध कृति द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी। बाद में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा भारतीय काल विभाजन भारतीय इतिहास का काल विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में किया गया। एवं आधुनिक काल में किया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिया थी। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। लिखो जल्दी। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। वर्तमान में इतिहास के काल विभाजन में उपरोक्त तीनों कालों के अलावा समकालीन इतिहास या सबल्टन हिस्ट्री भी जुड़ गया है। विशेष तौर पर रणजीत गुहा जैसे इतिहासकारों के इतिहास लेखन के बाद समकालीन इतिहास अर्थात 1947 के बाद का इतिहास
इतिहासकारों का स्वर्ग चीन को कहा जाता है, जबकि चीनी इतिहास लेखन के पिता सुमा चियन को कहते हैं। हम भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो ये सब पार्ट होता है बेटा, इतिहास शुरू करने से पहले टीचर्स बचते हैं इससे। अभी मैं पूरे यूट्यूब पे इसकी 10 क्लासेस डालूंगा, एज ए डेमो क्लासेस रहेंगी, जिन बच्चों को आगे जून वाले के लिए या दिसंबर के लिए भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस तो उनको मिलेंगी मिलेंगी कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि भाई ये ही दिसंबर तक पूरा करके, क्योंकि हम जिस हिसाब से चल रहे हैं तो उस हिसाब से तो दिसंबर तक इसको नहीं देंगे, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास दिसंबर तक कंप्लीट है। फिर कह रहा हूँ, दिसंबर तक कोशिश करेंगे ये जितना होता है इसको इतना कराने की, बाकी होगा नहीं मुझे पता है। आप लोग इसको लाइव पढ़िए और मिडिवल मॉडर्न वही करिए। मैंने मेरी पूरी जीवन का सर्वश्रेष्ठ मटेरियल आपको मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में दिया है। जब मैं हर तरीके से स्वस्थ था, तब मैंने हर तरीके से आपके साथ अच्छा काम किया। आज की डेट में मैं इसमें भी मेरा 100% दे रहा हूं आपके लिए। 10 दिन हम अप्रोक्स जो है यूट्यूब पर इसकी एक सीरीज चलाएंगे। हमारे पेड विद्यार्थियों के लिए मैंने वो एनसीईआरटी वाला आज वैदिक काल खत्म कर दिया, कल महाजनपद पूरा खत्म कर देंगे। रेगुलर क्लास स्टार्ट कर लेता हूं मैं दोपहर में इसके साथ, और फिर इसके बाद में रात तक पढ़ लो, दिन तक पढ़ लो, कोई बात नहीं। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना? तो धन्यवाद, थैंक यू आप सबके लिए। इसको आप पढ़िए। अब कल हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, भारत के नामकरण पे बातें करेंगे और थोड़ी सी और बातें करेंगे। फिर इतिहास का डिवीजन लेंगे। इतिहास का डिवीजन लेने के बाद अपन उस डिवीजन में सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति और पाषाण काल, इन सब चीजों पे बातें करेंगे आपके साथ में। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। जिसकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, लास्ट ईयर प्रियंका ने बहुत सहयोग किया। अब भी अगर आप लिख रही हैं तो अच्छी बात है। फिर मैं पीडीएफ अपलोड नहीं करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इसकी पीडीएफ बना करके लास्ट में उसका फोटो खींच के मुझे भेज देंगे। ठीक है ना? और इसी तरीके से अपन इसको अपडेट करते रहेंगे। बुक्स पढ़िए। बुक्स में जहाँ बोर्ड पे मैं लिखा रहा हूँ इससे भी ज़्यादा डिटेल मिलेगी आपको। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किताब आप लोगों को मिल चुकी होगी। ठीक है ना? हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है, उस किताब में एरर नहीं है। फिर भी अगर कोई मात्रात्मक त्रुटि हो तो उसकी तरफ मेरा ध्यान भी आकर्षित करिएगा। जितने विद्यार्थी यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं, ये 10 दिन आपके लिए क्लासेस हम देंगे यूट्यूब पर, एज ए डेमो क्लासेस हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं द्रोणाचार्य लाइव बैच में, और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को घर बैठे जेआरएफ और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद।